अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबी का कोर्स उन तलबा के लिए शुरू किया गया है जो तलबा बिल्कुल मुब्तदी हैं, बिगनर है, शुरू से इब्तिदा से अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं। बिल्कुल उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है अरबी में, अब वो अरबी ज़बान को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो मेरी गुजारिश रहेगी हर एक तालिब इल्म से कि जो भी इस कोर्स को करना चाहेगा वो रोज़ाना जितना भी उनको सबक दिया जाएगा उसको याद करेगा। याद करने के बाद ही इंशाअल्लाह वो इस बात पर कादिर हो जाएगा कि वो अरबी बोल सकता है, अरबी को समझ सकता है, अरबी में बात भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये याद रखिए आप कि अरबी का जो ग्रामर है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से का नाम है इल्मे सर्फ और दूसरे हिस्से का नाम है इल्मे नहव। ये जो दो इल्म हैं, इल्मे सर्फ और इल्मे नहव, इन दोनों मजमूए का नाम है अरबी ग्रामर। और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि वो कवायद जिनके ज़रिए से हम अरबी ज़बान सीखते हैं उन कवायद का नाम अरबी ग्रामर है, या आप बोल सकते हैं उन कवायद का नाम नहव सरफ है या इल्म नहव और इल्म सरफ है। क्योंकि उर्फ़ आम में ज़्यादातर ये मशहूर नहव सरफ के नाम से है, ज़्यादातर इसी तरह बोलते हैं कि नहव सरफ। तो ये जो नहव सरफ है ये अरबी का ग्रामर है। अब नहव सरफ, अब इल्म नहव और इल्म सरफ आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इल्म सरफ, इल्म सरफ का पहला सबक पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि इल्म सरफ क्या चीज़ है। इल्म सरफ वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, सेगों की पहचान और एक सेगे से दूसरा सेगा बनाने का तरीका मालूम हो। यानी ये इल्म ऐसा इल्म है जिससे हमें लफ्ज़ों की गर्दान का इल्म हो जाता है। गर्दान के क्या माना है? गर्दान मतलब यहाँ पर फेरने के हैं। यानी आप वाहिद के लिए किस तरह बोलेंगे अरबी में, दो के लिए किस तरह बोलेंगे, तस्निया के लिए किस तरह बोलेंगे और जमा के लिए किस तरह बोलेंगे, हाजिर के लिए किस तरह और गायब के लिए किस तरह सेगे इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह मुज़क्कर के लिए किस तरह बोलेंगे और मुअन्नस के लिए किस तरह बोलेंगे। अब इस इल्म का क्या फ़ायदा होगा? इस इल्म का फ़ायदा ये होगा कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाएगा। इससे इंसान जो है अल्फाज सही अदा करेगा। जब ये इल्म हासिल हो जाएगा तो उससे, इस इल्म से इंसान सही अल्फाज अदा कर सकता है। इसमें हम पहले, सबसे पहले इस मौजू को आगे बढ़ाने से पहले हम आपके सामने चंद ज़रूरी इस्तिलाहात रखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने पहले, जिनका हम आपके सामने पहले तज़किरा करते हैं। नंबर एक ये है कि पेश जो है, पेश आप देख सकते हैं किताब में, मैं इधर आपके सामने जो चंद ज़रूरी इस्तिलाहात जो लिखा हुआ है, अब इसकी पहली सत्र देख लीजिए आप। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात जो लिखा हुआ है इसकी पहली सत्र देख लीजिए। इसकी पहली सत्र में लिखा हुआ है ज़म्मा, पेश। अब आगे देख लीजिए, इस पेश के आगे जो ब्रैकेट में बना हुआ है, जो ये अलामत बनी हुई है, इसको पेश बोलते हैं। इसको उर्दू में पेश बोलते हैं, अरबी में ज़म्मा बोलते हैं। और अरबी में ज़म्मा भी बोलते हैं और रफ़ा भी, लेकिन यहाँ पर रफ़ा नहीं लिखा हुआ है, अभी आप इतना ही समझेंगे, इसको ज़म्मा बोलते हैं। उसके बाद फ़ता ज़बर को बोलते हैं, जो ये लकीर खींची हुई है हल्की सी ऊपर साइड में। और उसके बाद कसरा ज़ेर को कहते हैं।
अब कसरा ज़ेर, अब ये लकीर जो नीचे साइड में है इसको ज़ेर कहते हैं। और मज़मूम पेश वाला हर्फ, मज़मूम ये ज़म्मा से ही बनाए, दूसरी लाइन में देख लीजिए आप, मज़मूम ये ज़म्मा से ही बनाए, ऊपर जो ज़म्मा लिखा हुआ है उसी से मज़मूम बना है। तो ज़म्मा पेश को कहते हैं और मज़मूम उस लफ्ज़ को कहते हैं या उस हर्फ को कहते हैं या उस कलिमे को कहते हैं जिसके ऊपर पेश होता है। उसके बाद है मफ्तू, दूसरी लाइन के बीच में है। मफ्तू ये फ़तह से बना है, जो ऊपर फ़तह है पहली लाइन में, तो इसी से ये मफ्तू बना है, ये मफ़ूल का सीगा है। तो मफ्तू मैंने ज़बर वाला हर्फ, यानी ऐसा कलिमा, ऐसा वर्ड जिसके ऊपर ज़बर हो, उसको मफ्तू भी बोलते हैं और उसको मंसूब भी बोलते हैं। वो आगे भी आप समझेंगे, आगे हम आपको बता देंगे। मज़मूम पेश वाले हर्फ को कहते हैं और मरफू भी पेश वाले हर्फ को कहते हैं, और मफ्तू ज़बर वाले हर्फ को कहते हैं और मंसूब भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मंसूब अभी नहीं लिखा हुआ है, वो आगे चलकर आ जाएगा कि मंसूब और मफ्तू किसको कहते हैं। अभी आप इतना याद रखेंगे। और उसके बाद है मकसूर। अब उसके बाद है मकसूर। मकसूर ज़ेर वाला हर्फ है। अब मकसूर एक कसरा से बना है, तो मकसूर कसरा से बना है। मकसूर के माना वो कलिमा जिसके ऊपर जिसके नीचे ज़ेर हो, जिसके नीचे ज़ेर हो, क्योंकि ज़ेर नीचे रहती है तो इसलिए ज़ेर जो है नीचे आएगी। इसके बाद बस इतना इसमें याद रखेंगे आप, ज़म्मा पेश को, फ़तह ज़बर को और कसरा ज़ेर को कहते हैं, और इसी तरह जो है मज़मूम पेश वाले हर्फ को और मफ्तू ज़बर वाले को और मकसूर ज़ेर वाले को कहते हैं। अब इसके बाद है सतर नंबर 3, तनवीन। तनवीन किसको कहते हैं? कहते हैं तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। अब नीचे इसमें हाशिया नंबर 1 आप देख सकते हैं, कहते हैं ये बच्चों के लिए ताबीर है, वरना तनवीन नून साकिन का नाम है। हाशिया नंबर 1 नीचे लाइन के नीचे जो लकीर खींची हुई है सबसे आखिर में देखिए लिखा हुआ है, ये बच्चों के लिए ताबीर है वरना तनवीन नून साकिन का नाम है। इसकी आवाज़ 2 हरकतें लगाकर पैदा की जाती है, यानी ज़ैदुन, हरूफ में ज़ैदुन है। कहते हैं कि तनवीन जो है ये असल में जो है ये जो 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश है इसको हकीकतन नहीं कहते, बल्कि तनवीन नून साकिन को कहते हैं। लेकिन फिर नून साकिन नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह पर 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश लिखा जाता है, ताकि हरूफों के अंदर ज़्यादा भरमार न हो जाए। तो ज़ैदुन जो है, अब ज़ैदुन, अब आखिर में देखिए, आप आखिरी लफ्ज़ देखिए, ज़ैदुन ज़ा या दाल नून, तो ज़ैदुन। और इससे पहले देख लीजिए ज़ा या दाल 2 पेश दुन, तो यहाँ पर नून को नहीं लिखा गया है बल्कि इसके बदले तनवीन का इस्तेमाल किया गया है। तो बस याद रखेंगे आप कि तनवीन हकीकतन तो नून साकिन को कहते हैं, लेकिन नून साकिन के बदले में इस्तेमाल होता है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। इसके बाद है हरकत, सतर नंबर 4। सतर नंबर 4 में हरकत है। हरकत किसको कहते हैं? मोमेंट को। तो हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए से आप मुँह में किसी भी हर्फ को या किसी भी कलमे को आप मोमेंट देंगे तो उसको हरकत कहते हैं। अब जिसके ऊपर ये ज़बर ज़ेर पेश हो, जिसके ऊपर हरकत हो, तो उसको मुतहर्रिक बोलते हैं। अब मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत हो, यानी मुतहर्रिक भी किसको बोलते हैं? मोमेंट करने वाले को। तो कोई ऐसा कलिमा जिसके ऊपर हरकत हो तो उसको मुतहर्रिक बोलते हैं। जैसे यही ज़ैदुन लेते हैं, नीचे आप देख भी सकते हैं, सबसे आखिर में देख लीजिए, सबसे आखिरी वाली लाइन में जो हाशिया में है ज़ैदुन। अब ये जो ज़ैदुन है, ज़ैदुन को देख लीजिए, इसमें ज़ैदुन ज़ा पर ज़बर है और या जो है ये साकिन है और दाल के ऊपर 2 पेश है। अब ज़ा के ऊपर ज़बर है तो ये बन गया है, इसके ऊपर जो ज़बर आई है
یہ حرکت ہے، اور اب زا بن گیا متحرک. کیا بن گیا؟ متحرک. اسی طرح اس کے بعد یا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. آگے ہے دن، دال دو پیش دن. اب دال کے اوپر بھی دو پیش ہے. اب یہ دو پیش یہ حرکت ہے اور دال بن گیا متحرک. اب اس کے بعد سطر نمبر 5 دیکھ لیجئے. سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں سکون. سکون کہتے ہیں جو چھوٹا سا دال بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے اسی آخری لائن میں دیکھ لیجئے آپ، زیدن میں دیکھ لیجئے، اس میں زا یا. اب یا کے اوپر جو یہ چھوٹا سا دال ہے، اس کو جزم بولتے ہیں اور سکون بولتے ہیں. اب یہ جو جزم اور سکون ہے، یہ جو چھوٹا سا دال ہے، ہلکا سا جو دال ہے، یا کے اوپر جو ہلکا سا دال بنا ہوا ہے، اس کو سکون اور جزم کہتے ہیں. اب وہاں پر اوپر دیکھ لیجئے سطر نمبر 6 ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو. اب نیچے دیکھ لیجئے سب سے آخر میں دیکھ لیجئے زیدن میں ہی زا یا دال. اب یا دیکھ لیجئے، یا کے اوپر جو چھوٹا سا دال بنا ہوا ہے جس کو جزم بولتے ہیں، سکون بولتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی سکون، یہ تو ہو گیا سکون اور جزم. اب یا جو ہے، یا کے اوپر یہ جزم ہے، سکون ہے، تو یا بن گئی اب ساکن. اس کے بعد ہے تشدید. یہ ہے سطر نمبر 7 تشدید. ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با اور حرف مشدد کی علامت، یہ جو بریکٹ میں چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوا کو بھی کہتے ہیں مشدد تشدید والا حرف، جیسے ربن کی با. اب تشدید کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہلکا سا ڈبلیو بنا ہوا ہے چھوٹا سا، ربن میں دیکھ لیجئے آپ، یہ تشدید والی جو لائن ہے اس کے آخر میں دیکھ لیجئے ربن. اب با کے اوپر یہ جو معمولی چھوٹا سا ہلکا سا ڈبلیو بنا ہوا ہے، تو اس کو تشدید بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تشدید. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کسی کلمے میں ڈبل آتے ہیں، لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ ان کو سنگل لکھا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ڈبلیو رکھا جاتا ہے جس کو تجدید بولتے ہیں. تو اس تجدید کو رکھا جاتا ہے اس کے اوپر، پھر اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھا جاتا ہے سنگل، واحد لکھا جاتا ہے. اب جس کے اوپر یہ ڈبلیو آ جائے، یہ تجدید آ جائے، تو اس کو بولتے ہیں مشدد. کیا بولتے ہیں؟ مشدد. نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا مشدد تجدید والا حرف، جیسے ربن کی با. اب ربن کی با کو دیکھیے، اس کے اوپر یہ ہلکا سا ڈبلیو بنا ہوا ہے. اب یہ ڈبلیو تجدید ہے، اور اب یہ ڈبلیو یعنی یہ تجدید یہ با کے اوپر ہے. اب با بن گیا مشدد، با بن گیا مشدد. تو یہ تھا پہلا سبق، اور اس میں کچھ اصطلاحات تھی جن کا تذکرہ ضروری تھا، اور اس کے بعد جو بھی اسباق آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہم بورڈ پر سمجھا دیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے. یہ جو اس میں ضمہ، فتح، کسرہ، مضموم، مفتوح، مکسور، یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو زبانی آپ یاد کریں گے، تبھی جا کر آپ کو فائدہ ملے گا، اور تبھی جا کر آپ جو ہے آگے آپ بڑھ سکتے ہیں، اور آگے کا جو سبق ہے وہ آپ کو تبھی جا کر سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیے، جتنے بھی اسباق پیچھے کو جائیں گے، جتنے بھی اسباق ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، تو آگے کے جو اسباق ہوں گے وہ ڈیپینڈڈ ہوں گے مذکورہ اور گزشتہ اسباقوں پر. تو لہٰذا جو ہے جو بھی سبق ہوگا اس کو آپ ازبر کریں گے، پختہ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ان قریب بہت کم وقت میں آپ عربی سیکھ پائیں گے. یہ پہلا سبق تھا علم صرف کا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم روزانہ آپ کو ایک ایک سبق بتاتے جائیں گے، ایک ایک سبق پڑھاتے جائیں گے. علم صرف کا ایک سبق پڑھائیں گے اور علم نحو کا ایک سبق پڑھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو
شروع سے لے کر آخر تک عربی سکھائیں گے، فرام بگننگ ٹو اینڈ. انشاءاللہ وی ول ٹیچ یو عربک. وی ول ٹیچ یو عربک فرام بگننگ ٹو اینڈ انشاءاللہ. تو آپ جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ان ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان حضرات کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.